Today we are going to start the second chapter of class 11th physics, that is about mathematics, physics and mathematics. जो कुछ भी हम फिजिक्स में लॉज डिराइव करने वाले हैं या कोई भी प्रिंसिपल जो हम अप्लाई करने वाले हैं, ऑल ऑफ देम नीड मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज हमारे पास है तभी फिजिक्स को हम आसानी से समझ सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे अभी इसके पहले तुमने जब क्लास 10th में या क्लास 9th में बहुत कुछ तुमने मैथमेटिक्स का टेक्निक पहले ही सीख लिया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब कुछ सीखा हुआ है जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं अभी क्लास 11th में या 12th में. फिजिक्स में हर जगह हमारे काम आएगा. कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का टेक्निक है जो अभी तक हमने नहीं सीखा है, जैसे कि कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, इन सब के बारे में भी हमें नहीं पता है. तो इस चैप्टर में हम पहले वेक्टर अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे कि वेक्टर होता क्या है, पहले ये जानेंगे. फिर वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे कैलकुलस सीखेंगे, दैट इज अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है. एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, मास, लेंथ, डिस्टेंस, वेट, जो कुछ भी, ये सब कुछ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. और अभी इसके लास्ट चैप्टर में जब यूनिट एंड डायमेंशंस हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सीखा था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है दो तरीके का होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. Any physical quantity that has having magnitude and unit is called scalar quantity. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट. जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास, लेंथ, इन सब में, डिस्टेंस में, इन सब में हमारे पास क्या क्या होता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 4 kg. तो ये 4 kg में क्या क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज द मैग्नीट्यूड, और क्या है ये kg क्या है, इट इज द यूनिट. तो दो चीज हैं इसमें, दो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. तो ये दोनों जिसमें है वो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. जैसे बहुत सारा एग्जांपल है हमारे पास, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा. तो ये सारा हमारा स्केलर क्वांटिटीज है. अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे. वेक्टर क्वांटिटीज क्या है या वेक्टर क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, इसमें एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं. ये स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास तुम्हें ऐड करना है, फिर हम आएंगे इस वेक्टर पे, मास ऐड करना है, डिस्टेंस ऐड करना है, स्पीड ऐड करना है. तो ये सब हम अभी तक हमने जो सीखा है अलजेब्रा में, सिंपल अलजेब्रा में, उसके हिसाब से हम इन सबको ऐड कर सकते हैं. जैसे मास को ऐड करने बोला गया 5 kg एंड 4 kg, तो ये सिंपली हमने ऐड कर लिया. जो हमारा रूल है अलजेब्रा का, ऑर्डिनरी रूल से हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया. या डिस्टेंस बोला 10 मीटर प्लस 20 मीटर, तो डायरेक्टली अलजेब्रा का जो अभी तक हमने रूल सीखा अप टू क्लास 10, उससे हमने ऐड कर लिया. तो ये यहां लिख सकते हैं, कैन बी एडेड, मतलब द स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा. ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास सिर्फ दो चीज है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. अब आते हैं वेक्टर पे. अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड along with specified unit. जैसे हम अगर बोले, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी के लिए हम क्या लेंगे यूनिट, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेंगे यूनिट, मीटर लेंगे या किलोमीटर लेंगे, जो कुछ भी.
तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड अलोंग विद स्पेसिफाइड यूनिट, मतलब किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का उसका खुद का यूनिट होता है। अब जैसे टाइम को हमें डिफाइन करना है, हमें टाइम के बारे में बताना है, तो हम टाइम के साथ तो आर ही लेंगे या सेकंड लेंगे या मिनट लेंगे, किलोमीटर तो नहीं लेंगे। ओके, a physical quantity having magnitude along with its unit as well as, ये आ गया मेन पार्ट, as well as direction is called a vector quantity। अब इसमें एक चीज मैं अभी और लिख दे रहा हूं, बट अभी तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दैट इज अबाउट ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां लिख देता हूं, एंड अभी ये लिख दिया है, अभी समझेंगे इसके बारे में कि ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। एंड कैन बी एडेड यूजिंग triangle rule of vector addition। ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं हिंट दे देता हूं तुम्हें कि तुमसे पूछा जाएगा कि इज इलेक्ट्रिक करंट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलोगे, वो हम ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा चीज क्या, इट शुड बी एडेड, इट कैन बी एडेड यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसका, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, बहुत कुछ है हमारे पास। सो ये सारा कुछ क्या हो गया, ये सब है वेक्टर क्वांटिटीज। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज क्यों होंगे तुम समझ सकते हो, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट के साथ डायरेक्शन भी होगा, और इन सबको हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके ऐड कर सकते हैं। देखते हैं, अब जैसे मान लो तुम्हें वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो मैं अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं या मैं अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो मेरा वेलोसिटी क्या है तुम्हें बताना है, तुमसे बताया, पूछा जा रहा है। मान लो मैं अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो ऐसे करके हम वेलोसिटी का साइन बनाते हैं, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये एरो इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए। मान लो वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों चीज हैं अगर, तब हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ये एरो हटा दूं, अगर सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड लिखा है तो डायरेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वेलोसिटी का पूरा इंफॉर्मेशन कब होगा, जब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब मान लो मैंने बोला कि नहीं, मैं इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं, तब कैसे दिखाएंगे वेलोसिटी को, ऐसे। मैग्नीट्यूड जो कुछ भी हो, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन किधर है मेरे मूवमेंट का, वेलोसिटी का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या जैसे मान लो मेरे पास ये बॉडी है, ये मार्कर, इस पे मैंने फोर्स लगाया ऐसा, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो इस फोर्स को किस डायरेक्शन में हम दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स मान लो मैंने इस पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैग्नीट्यूड दे दिया 10 न्यूटन, और फोर्स का डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन किधर दिखा है, इधर, इस डायरेक्शन में, तो ये एरो इस डायरेक्शन में देना। सो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस। एक लाइन दिया और उस लाइन का ये जो एंड है, इस एंड पे हमने क्या दिया है, एरो दिया है। इस एरो से पता चल जाता है कि डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्या है, ये तो हमने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में सीखा। अभी ध्यान रखना, इस वाले पार्ट के बारे में अभी हमने नहीं जाना है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में नहीं जाना है, ये अभी जानेंगे। तुमसे अगर डेफिनेशन पूछा गया वेक्टर का, तो तुम ये पूरा बताओगे क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन
और उसे हम ट्रायंगल रूल का यूज करके ऐड कर सकते हैं, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ये सब जो अभी तुम्हें एग्जांपल दिया मैंने, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम ऐड नहीं कर सकते। वहां इलेक्ट्रिक करंट के लिए ट्रायंगल रूल का कोई मतलब ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो तुम्हें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, ये अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो थ्रू आउट फिजिक्स स्केलर, वेक्टर, हर तरीके का क्वांटिटीज हमें मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है, तो तुम वेलोसिटी को कैसा लिखोगे? v, उसके ऊपर ये एरो दे दिया। अब ये v क्या है? v सिंबल ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वेलोसिटी को। या u भी लिख लो, u लिख लोगे तब भी ये इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, ये सब तुम्हें पता है। इसके ऊपर एरो दे दिया, एरो क्या बता रहा है कि डायरेक्शन भी है इस क्वांटिटी में, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। या मान लो तुम्हें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो फोर्स F लिख दिया, ऊपर में एरो दे दिया। तो ये एरो क्या बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी है हमारा, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। या मान लो तुमने एक्सेलरेशन लिखा, तो एक्सेलरेशन a, ये तुम करते हैं एक्सेलरेशन को इन जनरल हम a से, स्मॉल a से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर ये एरो दे दिया, मतलब ये एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में तुम्हें ये मिलेगा देखने को कि ऊपर में एरो नहीं दिया है, ये ऐसे बोल्ड करके लिखा हुआ है, थोड़ा ये बोल्ड किया हुआ मिलेगा किसी किसी बुक में, पुराने बुक्स में इन जनरल ये ऊपर एरो नहीं देके इस v को बोल्ड करके लिखा हुआ रहेगा, या फिर f को थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ रहेगा। तो ये बोल्ड करके जहां भी लिखा हुआ रहे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, समझ जाना कि बोल्ड दिख रहा है f या b या a कुछ भी, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। और नाउअडेज वी यूज द एरो, इसके ऊपर हम एरो दे देते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज को। अब एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पे। समझो, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल पाइप गिवन है और इसके अंदर एक हमारे पास स्फीयर है, एक बॉल है। मान लो इस बॉल को हमने फोर्स लगा के इसमें ऐसे रोल करवा दिया, तो ये बॉल यहां से रोल करता हुआ इस डायरेक्शन में ऐसे होके मान लो यहां पे आ गया। तो जो कुछ भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इतने दूर में आने में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ समथिंग मान लो 3 मीटर। तो ये सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर ये बॉल यहां से स्लाइड रोल करता हुआ यहां से आ गया, यहां पे 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब जरा ये सोचो, अभी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बस एक ही हुआ है, अगर इसे इस जो सिलिंड्रिकल पाइप है हमारे पास, मान लो ये सिलिंड्रिकल पाइप है, इसमें एक बॉल था वो रोल करके यहां से यहां तक आ गया, तो ये 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर इस पाइप को भी हम ऐसे इस डायरेक्शन में स्लाइड करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया, मतलब ये जो हमारा पाइप है ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ यहां से यहां तक आ गया, तब जरा सोचो क्या होगा कंडीशन। अगर सिर्फ ये बॉल इसके अंदर रोल कर रहा था और ये पाइप रेस्ट पे था, यहां पे था, स्टेबल था, तब तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का यहां से यहां तक होता सिर्फ 3 मीटर। बट अगर ये पाइप को भी हम ऐसे मूव करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये रोल करता हुआ चला जा रहा है, तब ये बॉल्स तो अपने जगह से मूव करता हुआ यहां पे आएगा ही, बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी 3 मीटर होगा क्या बॉल का? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पहले इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर था, बट ये तो अंदर में मूव कर ही रहा है, ये बॉल इस पाइप के अंदर में तो मूव कर ही रहा है, और ये पाइप भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलो ऐसा बना देता हूं, ये पाइप भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो 2 मीटर। पाइप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सिलिंड्रिकल पाइप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो 2 मीटर मैग्नीट्यूड ले लिया, और इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और पाइप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन भी हमें पता है, ये एरो से हम यहां पे दिखा रहे हैं। तो अब अगर हमसे पूछा गया कि ये जो बॉल है हमारा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल सकते कि 3 मीटर है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 3 मीटर था, बट जब पाइप भी अपने जगह से मूव करने लगा इस डायरेक्शन में, तो अब ये बॉल था यहां पे, और लास्टली जब पाइप यहां पे पहुंचा तो बॉल मूव करता हुआ यहां पे आया, मतलब बॉल इस पोजीशन पे, ना कि इस पोजीशन पे, क्योंकि पाइप ही खुद यहां से यहां आ गया। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट टर्म जहां भी हम यूज करेंगे, मतलब रिजल्टेंट,
तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बॉल का किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मान लिया हमें नहीं पता, हम इसे एस से डिनोट करते हैं। एस के ऊपर ये एरो दे दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। आसानी से पता कर सकते हैं, क्या करेंगे? ये 3 ये 2, ऑब्वियसली इट इज द मूवमेंट ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये रहा इस सिलिंड्रिकल पाइप का लेंथ और मूव कर रहा है ये ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? यहां मैं बना दे रहा हूं, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम यहां से ये 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 4 अंडर रूट कर लिया, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 13 मीटर। तो ये अंडर रूट 13 मीटर इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन क्या है? अलोंग दिस डायरेक्शन। मान लो हम इसे कुछ भी नाम देते हैं ए बी सी, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया? अलोंग सी ए। ध्यान रखना, अलोंग सी ए बोलने का मतलब और अलोंग ए सी बोलने का मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। अलोंग सी ए बोलने का मतलब क्या? कि डायरेक्शन ये है, ये ध्यान रखना। और अलोंग अगर ए सी बोले तो ए सी बोलने का मतलब क्या? ए सी, इस डायरेक्शन में हो गया, ये हमेशा ध्यान रखना। खैर, ये बहुत आसान सा एग्जांपल हमने लिया। अब हम आते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पे कि ये होता क्या है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखते हैं। एक वेक्टर, एज आई टोल्ड यू, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ लाइन अलोंग विद एन एरो। तो ये एक एरो बनाया इस लाइन के ऊपर, इसे, ये जो पार्ट है जिसपे हम एरो बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं हेड। जहां पे एरो है उस पार्ट को बोलते हैं हेड, और इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल। अब एक और हम वेक्टर बनाते हैं, ये तुम कैसा भी बना सकते हो, ये जरूरी है परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मान लो ऐसा बना लिया, तो ये एक और वेक्टर बनाया, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। तुम्हें दिख रहा होगा कि इस वाले वेक्टर के लिए हेड किधर है? वेक्टर बी के लिए हेड किधर है? जहां एरो, मतलब ये, और ये पार्ट क्या हो गया इसका? टेल। वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का हेड, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर। वेक्टर ए का हेड ये रहा और वेक्टर बी का टेल ये रहा। तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल अगर कोइंसाइड कर रहा है, हमसे बोला गया कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इन दोनों का, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हमारा वेक्टर ए का टेल है, वेक्टर ए के टेल से हम ज्वाइन कर देते हैं वेक्टर बी के हेड को। ध्यान देना, वेक्टर बी का हेड यहां है, तो हमने क्या किया? वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन किया। तो ये वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करने के लिए हमने जो एरो बनाया है, ये जो लाइन बनाई है, ये जो वेक्टर बनाया है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब नेट, रिजल्टेंट वेक्टर या नेट वेक्टर मतलब ये इन दोनों का एडिशन हो गया। सो दिस इज सिंपली द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमसे अगर बोला कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, थ्योरेटिकली बताओ, क्या बताएंगे? एक वेक्टर ए, वी ड्रॉ अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी सच दैट द हेड ऑफ वेक्टर ए coincides with the tail of vector b, then the vector joining the tail of vector a and the head of vector b is the resultant vector। तो ये रहा हमारा resultant vector, मतलब इन दोनों का एडिशन, सिंपल, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये हमारा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं लिख देता हूं इसके बारे में, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। If we draw vectors a and b such that ये तुम नाम कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने यहां पे नाम अपने हिसाब से लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी, such that the head of वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये ऊपर एरो दे रहे हैं मतलब वेक्टर ए, coincides with the tail, टेल मतलब ये वाला पार्ट, वेक्टर बी का टेल क्या है? ये वाला पार्ट है, टेल ऑफ वेक्टर बी, then the vector joining head of
या पहले इसका टेल ले लेते हैं, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ, ये रहा टेल ऑफ वेक्टर ए, ज्वाइनिंग टेल ऑफ वेक्टर ए एंड हेड ऑफ वेक्टर बी, टेल ऑफ वेक्टर ए एंड हेड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने जो वेक्टर बनाया है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड हेड ऑफ वेक्टर बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या, ब्रैकेट में लिख देता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा समेशन करने का, ऐड करने का दो वेक्टर्स को एक तरीका पता चल गया, दैट इज द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तो हमने अभी इसका ट्रायंगल रूल से रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। बट अगर हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि ये सर आपने तो ये बता दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट इसका वैल्यू क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, या फिर इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। जैसा पहले हमने बनाया था बिल्कुल वही ले रहे हैं कंडीशन, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसा पहले लिया था कंडीशन बिल्कुल वैसा ही। क्या कर सकते हैं हम, जरा सोचो। अगर सबसे पहली बात तो ये कि दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, अगर हम बोले दो वेलोसिटीज या दो डिस्प्लेसमेंट या दो फोर्सेस इक्वल कब होंगे, वेक्टर में हमारे पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हुआ, मतलब दोनों वेक्टर्स इक्वल, जैसे मैं लिखूं 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और दूसरा कोई एक और पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर उसका भी मोशन ऐसा ही है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो दोनों के लिए डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो हम बोलेंगे कि दोनों जो वेलोसिटीज है इक्वल है, मतलब दोनों वेक्टर्स इक्वल है, सेम वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ओके, अब ये जो हमारा वेक्टर बी दिख रहा है, हम इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लेते हैं, एक वेक्टर हमने इसके बिल्कुल पैरेलल बना लिया। पैरेलल बना लिया मतलब जो डायरेक्शन ये वेक्टर बी का है वही डायरेक्शन इस वेक्टर का भी, इसको भी हमने वेक्टर बी लिख लिया। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी हम सेम रख रहे हैं। ये हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम का तुम्हें प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स का लेंथ सेम होता है, तो इसका जितना लेंथ जितना मैग्नीट्यूड उतना ही इसका लेंथ उतना ही इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, तो इसके पैरेलल होगा ये, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो अगर ये वेक्टर भी है तो ये भी वेक्टर भी होगा। वैसे ही इसके पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए अब ये चौथा साइड भी ज्वाइन कर लो। चौथा साइड भी ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये चौथा साइड हमने ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स का लेंथ सेम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो ये भी वेक्टर ए हो गया क्या, ऑब्वियसली हो गया। तो अब जरा ये देखो, हमारा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर हम इस वेक्टर ए के टेल को और वेक्टर बी के ये वेक्टर बी के हेड को और वेक्टर ए के टेल को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर हम बनाएंगे, ये क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ये अभी हमने देखा, तो ये हो गया ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब रिजल्टेंट आ गया हमारा। अब जरा देखो, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा डॉटेड कर देता हूं और इस वाले पार्ट को भी डॉटेड कर देता हूं। ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही हमारा पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो पैरेललोग्राम रूल है वो तुम देख रहे हो कि अभी ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया, तो स्टार्ट कहां से किया, ट्रायंगल रूल से ही स्टार्ट किया। तो जिसे ट्रायंगल रूल पता है वो बहुत आसानी से पैरेललोग्राम रूल समझ सकता है, या बता सकता है पैरेललोग्राम रूल क्या होता है। तो ये सब कुछ हमने ट्रायंगल रूल से ही स्टार्ट किया, ये तुम देख रहे हो अभी। तो ये हमारा पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें क्या है, ट्रायंगल रूल में और पैरेललोग्राम रूल में सिर्फ डिफरेंस क्या था, ट्रायंगल रूल में इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड कर रहा था, और पैरेललोग्राम रूल में क्या देख रहे हो, चलो ये मैं यहां बना देता हूं ऐसा, वेक्टर ए वेक्टर बी। पैरेललोग्राम रूल में क्या देख रहे हैं,
कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, हेड तो यहां है दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा वेक्टर है, मतलब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हमने बनाया, ये डायगोनल हो गया हमारा रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इट्स वेरी सिंपल। ट्राइंगल रूल में ये जो थर्ड साइड था वो हमारा हो रहा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और पैरेललोग्राम रूल में क्या हुआ, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है, हेड और टेल नहीं, दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट्स इट। खैर, ये तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे। देखना, ध्यान देना, मान लो ये जो हमारा वेक्टर ए है, इसका ये पार्ट हटा देते हैं, ये पार्ट भी हटा देते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लो बी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, तो ये वाला भी बी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, और इसका भी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो ए हो जाएगा। अभी लिख लेते हैं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। अब चलो मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच का एंगल, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमने मान लिया, ये पूरा एंगल है थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है, एक एक पार्ट करके हम देखेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन को, ये जो वेक्टर ए हमारा था, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, इसको एक्सटेंड कर लिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस लाइन पे। चलो इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी, और ये ई। मतलब हमने क्या किया, ये जो हमारा ए बी है, मतलब वेक्टर ए बी जो हमारा लेंथ दिख रहा है, इसको एक्सटेंड करके यहां तक लिया है, और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट सी से, सी, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। अब जरा देखो तो, ये और ये दोनों पैरेलल, और ये हमारा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो ये भी थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड करना है ये, मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। चलो मैं यहां लिख देता हूं, हमारा टारगेट क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये जो साइन हम दे रहे हैं बार बार, इसका मतलब होता है हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं, देखो तो, अगर इस ट्राइंगल में हम आ जाए, ए सी ई ट्राइंगल में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो इसे यही रहने देता हूं, ट्राइंगल ए सी ई, इधर लिखता हूं, इन ट्राइंगल ए सी ई क्या कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस दिख रहा है क्लियरली। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो तो, AC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब CE स्क्वायर प्लस AE, दैट इज बेस का स्क्वायर, AE स्क्वायर, CE स्क्वायर। CE स्क्वायर क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये लेंथ हमारा क्या है, B, क्योंकि ये B था तो ये भी B, तो ये अगर B है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CE, मतलब किसका रिलेशन लेंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, यहां साइड में मैं कर दे रहा हूं, ये किसका रिलेशन लेंगे, साइन थीटा का रिलेशन लेंगे, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब CE बाय हाइपोटेनस कितना है, B, मतलब BC। चलो एक और लाइन लिख देता हूं, BC। तो हमें चाहिए CE का वैल्यू, और ये BC का वैल्यू क्या है, दिख रहा है तुम्हें, दैट इज B, मैग्नीट्यूड है B, तो ये इधर आ जाएगा। चलो लिख ही देता हूं, क्या हो गया, CE का वैल्यू क्या आ गया, ये अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम फिजिक्स का, इसीलिए इतना कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही है, फिर धीरे धीरे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अच्छा ये ऐसा है तो ये तो इतना आएगा। अभी स्टार्टिंग इसमें लिख दे रहा हूं, ये CE कितना आ गया, B sin थीटा, ओके। वैसे ही ये BE का भी वैल्यू हम पता कर सकते हैं, चलो कर ही देता हूं, BE का वैल्यू क्या होगा, जरा देखो तो, ध्यान दो तो, बेस हाइपोटेनस, किसका रिलेशन लेंगे, cos का, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस, दैट इज BE
बाय हाइपोटेनस मतलब सीबी या बीसी, बीसी हाइपोटेनस। तो क्या हो गया cos थीटा, हाइपोटेनस का वैल्यू बीसी का वैल्यू हमें पता है कितना है बी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो बी cos थीटा इक्वल्स टू बीई। तो बीई का भी वैल्यू पता चल गया, चलो यहां लिख देता हूं, बीई का वैल्यू कितना आ गया बी cos थीटा। अब जो जो हमें चाहिए सबका वैल्यू हमें मिल चुका है, अब बस पुट करना है। ये पार्ट मैं हटा देता हूं, जिसे लिखना होगा वो पॉज करके लिख सकता है, ये हटा देता हूं। अब क्या हो गया जरा देखो तो, ये भी हटा देता हूं। AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर को CE स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, मतलब B sin थीटा का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AE को क्या लिख सकते हैं देखो तो AB प्लस BE लिख सकते हैं, मतलब A प्लस B cos थीटा। आसान है, तो हम लिख लेते हैं यहां पे A प्लस B cos थीटा, आ गया A B cos थीटा का स्क्वायर AC स्क्वायर, क्या आ गया देखो तो AC स्क्वायर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB मतलब 2AB cos थीटा, दैट्स इट। AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा, देखो तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन अगर ले ले तो हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस क्या बचा 2AB cos थीटा। सो वी आर डन नाउ। ये तो 1 होता है तुम्हें पता है, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और हमें चाहिए क्या था AC स्क्वायर नहीं, हमें तो AC का वैल्यू चाहिए ना, इसका मैग्नीट्यूड AC का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, दैट्स इट। मतलब हमें किसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, AC का मैग्नीट्यूड पता चल गया। मतलब ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसका रिजल्टेंट पता चल गया, कितना आ गया यहां लिख देता हूं मैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, यहां लिख देता हूं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, कितना आ गया भाई इतना आ गया। अब दूसरी चीज, किसी भी वेक्टर के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, बट इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसके डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये एंगल पता करेंगे, ये एंगल ध्यान देना, ये एंगल, ये पूरा एंगल था थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए सिर्फ इस रिजल्टेंट वेक्टर और ये जो हमारा वेक्टर A था, यहां लिख देता हूं ये वेक्टर A, ये क्या था वेक्टर B, या फिर ये भी वेक्टर B। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर मतलब A प्लस B और ये वेक्टर A के बीच में क्या एंगल बन रहा है ये पता चल जाए तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। मान लो इसे हमने लेट कर लिया अल्फा। अब जरा देखो तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में ACE, फिर से वही ट्राइंगल ACE में हमें क्या चाहिए, इस एंगल का वैल्यू चाहिए, और हमें पता क्या क्या है, CE पता है और A भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, tan अल्फा, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, tan अल्फा अगर लेंगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या CE दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है AE। तो क्या आ गया हमारे पास tan अल्फा, CE का वैल्यू देखो क्या है B sin थीटा बाय AE का वैल्यू क्या है देखो तो, AE का वैल्यू हम फिर से वही लिखेंगे, AE का वैल्यू क्या होगा ये A और ये B cos थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है A, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है A, तो A प्लस B cos थीटा। ये आ गया हमारा डायरेक्शन भी, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा tan इधर आ जाएगा, सब मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे, बट अभी हम हिंट ले लेते हैं क्या होगा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये tan उधर चल जाएगा तो हम ऐसा लिखते हैं tan इनवर्स उधर चला गया इसलिए पावर में -1 हो जाता है, tan इनवर्स बाकी जो भी है वो पूरा लिख दो B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। तो ये हमने देख लिया कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है रिजल्टेंट वेक्टर का तो हम कैसे पता कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और इसी का यूज करके ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू और ये डायरेक्शन का वैल्यू, इसका ही यूज करके हम किसी भी दो वेक्टर्स का हम वैल्यू मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू या फिर उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, दैट्स इट।